हेलो एंड वेलकम टू द सिविल स्टडी कैफे। सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर 1 और पेपर 1 में 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ में 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस 5 वीडियोस में हमने वो कंप्लीट किए हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यानी कि और में भी आप उसे काउंट कर सकते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है एक तरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बॉडी पार्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसका बैलेंस कंक्लूजन कैसे होगा, हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि फ्रांस में हो रहे परिवर्तनों का परिणाम थी वो। या फिर हम यूँ कहें कि जैसे हम इसको, यदि हम 1857 की भारत की क्रांति जो हुई थी, भारत का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह जो हुआ था, यदि हम इसको कंपैरिजन करके डिस्कस करें तो थोड़ा सा ये मैच करता है। कैसे करता है? आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण थे जो सदियों से तो नहीं कहेंगे, 2 या 3 साल से होते आ रहे, 200 या 300 साल से होते आ रहे थे। उनका ही वो परिणाम था जो कि 1857 का विद्रोह हुआ। तो हम इसको यहाँ से इस टाइप से भी रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। देखिए, फ्रांस की सामाजिक स्थिति भयानक थी। समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे से घृणा करने लगा था और साथ में एक दूसरे के विरुद्ध भड़क उठने को तैयार हो रहा था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट की। देखिए, बॉडी पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, आपको 1789 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा पता है, आप उसको इंट्रोडक्शन में फीड कर दीजिए। उसके बाद आपको सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में पता है तो आप बॉडी में सीधा डायरेक्ट वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम सामाजिक कारण डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आर्थिक कारण डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं सामाजिक कारणों से। देखिए, सामाजिक कारणों में सबसे पहला पॉइंट है उच्च कुलीन वर्ग। ये कौन थे? देखिए, फ्रांस में इन वर्गों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे इन्हें कई प्रकार के करों से छूट मिलती रहती थी और साथ ही साथ लुई 15वें के राज्य के काल से ही चर्च और स्थानीय प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने के अपने विशेष अधिकार पुनः प्राप्त हो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लुई 14वें का शासनकाल आया, जब उसका शासनकाल आया तो उसमें इन पदाधिकारियों को, जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे, इनको कई बड़े बड़े पद सौंप दिए गए थे, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। ओके, और इन्हीं पदों के आधार पर ये उन पद का भरपूर दुरुपयोग करते थे और उसकी वजह से समाज को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं विलासिता की पराकाष्ठा। विलासिता की पराकाष्ठा ये क्या है? देखो, सर्वप्रथम शीर्ष पर फ्रांस का उच्च कुलीन वर्ग था, ठीक है, जिसमें राज परिवार के लोग थे, समस्त दरबारी गण थे और अन्य जागीरदार और सामंत भी आते थे उसमें। ये वर्ग कोई कर नहीं देते थे और साथ ही साथ इनको अनेक प्रकार के करों को वसूल करने की, है ना, पूरी की पूरी इजाज़त थी और ये उन करों को वसूल करते थे और उन वसूल किए गए करों के आधार पर ये अपना विलासिता से भरा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये है विलासिता की पराकाष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं भ्रष्ट और अनैतिक जीवन। इसमें क्या है? देखो, उच्च पादरी को प्रथम श्रेणी का नागरिक माना जाता था, साथ ही साथ में इनको अनेक सुविधाएं भी दी जाती थी, जैसे राष्ट्रीय उपज का 10वां भाग इनको धार्मिक कर के रूप में मिलता था और समस्त चर्च की संपत्ति के ये स्वामी माने जाते थे। ये उच्च कुलीन वर्ग की भांति ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा
चर्च के राजकुमार कहलाते थे। ठीक है, होता ये था कि ये लोग भ्रष्ट और अनैतिक तो थे ही, काफ़ी करप्ट थे अपने आप में, लेकिन इनको इतनी सुविधाएं दी गई थी और इतना पैसा इनके पास, यानी कि संसाधन इतने थे इनके पास, जहाँ जहाँ से पैसा आता था उन पैसों के दम पर ये कई प्रकार के बेकार काम करते थे और काफ़ी भ्रष्ट हो गए थे, काफ़ी करप्ट ये हो गए थे। तो भ्रष्ट और अनैतिक जीवन भी एक कारण इसका रहा था, जो कि सामाजिक कारण है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्न वर्ग का शोषण। देखिए, शोषण का सर्वाधिक शिकार हुए थे ये लोग, यानी कि निम्न वर्ग जो था, निम्न वर्ग जो समाज था, इसका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा था। फ्रांसीसी समाज का निम्न साधारण वर्ग ही सबसे अधिक दलित, शोषित, दुखी, अत्याचार पीड़ित था, है ना। और क्रांति का सूत्रपात करने वाला भी यही वर्ग था। इस प्रकार क्रांति के मूल कारणों में सामाजिक कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा यदि शोषण हो रहा था किसी का तो वो था निम्न और मध्यम वर्ग, इनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ था फ्रांस की क्रांति के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कर व्यवस्था। देखिए, करों का सारा भाग, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, करों का सारा भार जो था वो तीसरे वर्ग पर ही पड़ता था। यानी कि तीसरे वर्ग का मतलब था जो निम्न और मध्यम वर्ग जो था, यानी कि मिडिल फैमिली जिसको हम आज के टाइम पर बोल सकते हैं, यानी कि मिडिल फैमिली पर ही सबसे ज़्यादा करों का जो टैक्सेस का जो प्रेशर जो पड़ता था वो इन्हीं लोगों पर पड़ता था। सामंत और धर्माधिकारी जो थे, है ना, लोगों को कर नहीं देने पड़ते थे, इन लोगों को कर नहीं देना पड़ता था, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया था। और ऊपर से होता क्या था, टैक्स को कलेक्ट करने की जो व्यवस्था थी, टैक्स को कलेक्ट करने की जो प्रोसीजर थी वो ठेकेदारों को दे रखी थी, सामंत और राजाओं ने। अब ठेकेदार करते क्या थे, ठेकेदारों के द्वारा जनता से घृणित तरीके से वसूल किए जाते थे। यानी कि टैक्सेस जो वसूल करने की उनकी प्रक्रिया थी वो काफ़ी घृणित तरीके से की जाती थी। यानी कि एक आम इंसान का, एक निम्न वर्ग का काफ़ी ज़्यादा शोषण वो लोग करते थे जो कि टैक्स को कलेक्ट करते थे। ओके, तो इस प्रकार से निम्न वर्ग जो था वो टैक्स के बोझ तले वो दब गया था और उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण भी हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार हमने देखे सामाजिक कॉजेस, यानी कि सोशियो कॉजेस क्या थे, इसके सामाजिक कारण क्या थे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉजेस पर, यानी कि आर्थिक कारण। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्थिक कारण में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। इसका मतलब क्या था, देखिए, फ्रांस का समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक तरफ तो थे अमीर और दूसरा जो था, या फिर दूसरी तरफ था, वो था बेचारा गरीब। ठीक है, अमीर वर्ग में धर्म अधिकारी सामंत लोग आते थे और इन लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी और सुखी थे ये लोग। ठीक है, और बिलासी जीवन व्यतीत करते थे। और ऐसा माना जाता है कि देश की अधिकांश भूमि, है ना, देश की अधिकांश भूमि पर उनका ही अधिकार था और देश की 80% आय इन वर्गों को ही मिलती थी, यानी कि इन वर्गों के काम में ही आती थी। देश की जो 80% प्रॉपर्टी थी वो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यदि कोई यूज करता था तो वो ये लोग ही, यानी कि सामंत और धर्माधिकारी ही करते थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो कम लोग थे उनके पास संसाधन 80% थे और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे उनके पास संसाधन 20% थे। यानी कि ये अर्थ का जो विभाजन था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था और देखने लायक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। दोषपूर्ण कर व्यवस्था क्या थी, देखिए, इसमें फ्रांस में करों का सारा जो भार था वो तीसरे वर्ग पर ही पड़ता था, ये हमने डिस्कस किया ही है। साथ ही साथ में सामंत और धर्म अधिकारी ये जो लोग थे, है ना, इन लोगों को कर नहीं देने पड़ते थे। आम जनता को अधिक से अधिक करों का भुगतान करना पड़ता था। कहने का तात्पर्य यही है, जो बड़े लोग थे, जो कुलीन वर्ग थे और धर्म अधिकारी थे, जो दरबारी गण थे, इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। जो टैक्सेस का जो पूरा का पूरा भार था वो आम नागरिक पर था, यानी कि निम्न वर्ग लोगों पर था। यानी कि कुल मिलाकर यदि सादी भाषा में हम बात करें तो यानी कि जो निम्न वर्ग था उसका ही खून चूसा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, युद्धों पर अत्यधिक खर्च। देखिए, युद्धों पर अत्यधिक खर्च या फिर व्यय भी बोल सकते हैं हम। फ्रांसीसी समाज जब लुई 14वें था, है ना, उस टाइम पर, तो उस समय से ही फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, यानी कि काफ़ी दयनीय अवस्था में थी। और उसके बाद फिर लुई 15वां आया और लुई 16वां भी आया। तो इन्होंने क्या किया था, फ्रांस की बिगड़ती स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया था इन लोगों ने। ठीक है,
बल्कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध, चाहे वो सप्तवर्षीय युद्ध हो, है ना, इन सम्राटों ने काफ़ी अधिक खर्च किया था, है ना, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई और एक तरह से आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माली हो गई फ्रांस की कि जो आम नागरिक था वहाँ का, उसको रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही थी और उसके कारण ही उन लोगों ने फिर आंदोलन शुरू करना स्टार्ट कर दिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दरबार पर अधिक व्यय, यानी कि दरबार पर अत्यधिक व्यय। देखो, दरबार पर इन्होंने इतना खर्च किया, इतना खत्म किया कि उसकी कोई सीमा नहीं रही। यानी कि फ्रांस के जो राजा थे और उनकी जो रानी थी, है ना, और समस्त दरबारी लोग जो थे, है ना, अपने सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पर आधारित खर्च करते रहते थे। यानी कि उनको जनता से, प्रजा से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो भूखी मर रही है या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक, ठीक है। फ्रांस के दिवालिया होने के बावजूद भी राजा और उसकी रानी, यानी कि जिसका नाम था मैरी अंटोइनेट, ठीक है, इनके खर्चों में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। तो ये भी एक कारण बनता है, यानी कि इस कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। यानी कि इनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कितनी भी खराब हो जाए, इनको उनकी स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं था। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया और साथ में हमने बड़ी पार्ट को भी हमने दो भागों में डिवाइड करके भी डिस्कस किया, यानी कि उसके सामाजिक कारण और साथ ही साथ में उसके आर्थिक कारणों के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, शासन में भ्रष्टाचार शासन की अकुशलता का परिणाम तो था ही, ठीक है। साथ ही साथ जो लुई 16वां था उसका चरित्र भी जिम्मेदार माना जाता है, ये बात तय है, ठीक है। देखिए, मानव जाति के इतिहास में मानवता को शोषण से बचाने तथा नए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, है ना, जीने की राह दिखाने का कार्य इस क्रांति ने किया था। हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। सामाजिक समानता और व्यवस्था क्रांति के मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी और भविष्य में क्रांति ने सार्वभौमिक रूप से, यानी कि सार्वभौमिक रूप धारण कर लिया था। यानी कि इस क्रांति ने सार्वभौमिक रूप धारण करने का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्रांति उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। इसने अपनी जगतन व्यवस्था का टूटना तथा बौद्धिक जागृति संपूर्ण यूरोप ने अपना लिए, ठीक है। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में क्रांतिकारी विचारधारा की चपेट में आ गए और 1848 तक की यदि हम बात करें तो व्यापक क्रांतियां, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी का एकीकरण हो, है ना, इसके प्रभावशाली उदाहरण हम एक तरह से माने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति को समझना एक तरह से 19वीं और 20वीं शताब्दी को समझने के बराबर है। यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी को हम समझ रहे हैं यदि हम फ्रांस की क्रांति को डिस्कस कर रहे हैं तो गाइस, ये था हमारा कंक्लूजन और इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन में। कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन हमारा था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में बताइए। हमने थोड़ा सा ब्रीफली हमने 1789 ईस्वी की क्रांति के बारे में डिस्कस किया, जो कि हम इंट्रोडक्शन में फीड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने बड़ी पार्ट में हमने सामाजिक कारण और फिर उसके बाद आर्थिक कारण के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने एक ब्रीफली कंक्लूजन भी डिस्कस किया कि कंक्लूजन में हम क्या इसमें डाल सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का, है ना, यानी कि 2018 का पेपर 1 का सेक्शन ए का 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1919 ईस्वी की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी हैं? देखिए, जहां तक यदि हम आंसर राइटिंग की बात करें, आप एक अच्छा आंसर कब लिख सकते हैं? आप एक अच्छा आंसर तब लिख सकते हैं जब आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ पाते हैं। यदि हम क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, यदि हमने उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो आप यकीन मानिए हम एक अच्छा आंसर भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक इसमें साथ ही साथ में हमारा ये मकसद भी होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो, है ना। तो उसमें मार्क्स हमारे ज़्यादा आते हैं और फिर आपकी सीट फिक्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट।
सेकंड क्वेश्चन यानी कि 1919 ईस्वी की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक जिम्मेदार हैं, यानी कि कहाँ तक उत्तरदायी हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वो बात तो वही बता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो जिम्मेदार है, यानी कि 1919 की जो संधि है उसके कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक जिम्मेदार कारक माने जा सकते हैं। तो वो हिल्ट हमें थोड़ा सा दे रहा है, क्लू हमें दे रहा है, तो हमें उस क्लू को पकड़ के ही हमें अपना आंसर फिल करना है। ओके, तो देखते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें देखो मैंने मेंशन ही किया है, देखो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों, यानी कि गठबंधन देशों में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, है ना, आदि के बीच में एक संधि हुई थी जिसको हम बोलते हैं वर्साई की संधि, है ना, और 1919 में ये हुई थी। ठीक है, जर्मनी की हार हुई थी उसमें, यानी कि जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जर्मनी की हार हुई थी और जिसके कारण उसको संधि करनी पड़ी थी जिसको हम बोलते हैं वर्साई की संधि। और अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि एक बड़े हिस्से से उसको हाथ धोना पड़ा था और काफ़ी अपमानजनक संधि रही थी और हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, सबसे पहली बात। इसी कारण एडोल्फ हिटलर और फिर और अन्य जर्मन लोग जो थे, है ना, इसे अपमानजनक मानते थे और इस संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज बो दिए थे, हम ये कह सकते हैं। तो इस टाइप से हम इंट्रोडक्शन इस टाइप से हम मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट की। देखिए, बॉडी पार्ट में हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं और सबसे पहला पॉइंट है सेना को सीमित कर दिया गया था। सेना को सीमित कर दिया गया था, तात्पर्य इसका यह है कि देखो जर्मन सेना की अधिकतम संख्या जो थी वो 1 लाख कर दी गई थी, है ना, यानी कि जर्मनी हार गया था और उसकी सेना को काफ़ी लिमिट कर दिया गया था, यानी कि ये बोला गया था कि आप 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स अपने पास नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य सैनिक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा नौसेना शक्ति को भी सीमित कर दिया गया, यानी कि उनकी जो नेवी फोर्स जो थी, है ना, उसको भी उन्होंने काफ़ी लिमिट कर दिया गया और उस पर भी काफ़ी पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, साथ ही साथ जर्मनी की सेना पर ध्यान रखने के लिए मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, एक सैनिक आयोग स्थापित कर दिया। ठीक है, एक फोर्स कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया। इस फोर्स कमीशन का काम क्या था, यानी कि वो फोर्स कमीशन का, फोर्स से ही पता चल रहा है आपको कि फोर्स पर ध्यान रखना है ना, तो ये फोर्स कमीशन इनकी फोर्स पर ध्यान रखता था। ठीक है, कि ये अपनी सेना को ज़्यादा बढ़ा तो नहीं रहे, अपनी सोल्जर्स की संख्या तो नहीं बढ़ा रहे, तो इसके लिए इन्होंने ये कमीशन भी स्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जर्मनी को पंगु बना दिया था इन लोगों ने। कुल मिलाकर बात हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेना को सीमित कर दिया गया। किस किस टाइप से इन्होंने सेना को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारी क्षतिपूर्ति थोप दी। ठीक है, यानी कि जो एक तरह से क्षतिपूर्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा थोप दी गई थी इन पर और उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए, मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षतिपूर्ति उठानी पड़ी थी, यानी कि जो मित्र राष्ट्र जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, है ना, युद्ध में इनका जो घाटा हुआ था, एक तरह से इनका जो हथियारों पर खर्च हुआ था, जितना भी खर्च युद्ध में इनका आया था, वो क्षतिपूर्ति जो थी वो जर्मनी से इन्होंने ली। ठीक है, यानी कि जर्मनी को क्षतिपूर्ति करने को कहा और 1921 तक जर्मनी 5 अरब डॉलर मित्र राष्ट्रों को दे, इस टाइप की इन्होंने बात रखी और मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से कुछ वस्तु के आयात और निर्यात पर विशेष सुविधाएं भी दी गई। कहने का तात्पर्य यह है, 5 अरब डॉलर का एक अग्रीमेंट हुआ जो कि जर्मनी को देना था। साथ ही साथ में कुछ आयात, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटीज़ जो लगती थी, ठीक है, उसमें भी काफ़ी रियायतें बरतने को कहा, यानी कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम बोल सकते हैं। इस टाइप की कुछ रियायतें इन लोगों ने मांगी और वो उसके लिए मजबूर भी किया जर्मनी को। ठीक है, अब इसके अलावा हम कुछ और भी कारण हम देख लेते हैं, यानी कि और भी इसके कुछ कॉजेस रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आरोपित संधि। देखो, ये थोपी गई संधि थी, यानी कि ये दोनों की सहमति से संधि नहीं थी, ये थोपी गई, यानी कि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई एक संधि थी। देखो, एक लादी गई या फिर थोपी गई संधि थी। संधि को तैयार करते समय सम्मेलन में जर्मनी को तो स्थान ही नहीं दिया था इन लोगों ने, यानी कि जर्मनी को तो बुलाया नहीं, उनको इन्वाइट ही नहीं किया। ठीक है, और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी को मजबूर कर दिया इन लोगों ने और धमकी दी कि 5 दिन के अंदर आप संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते हो तो आपके खिलाफ फिर से आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जर्मनी समझ गया था कि ये संधि नहीं है और संधि की जगह हम पर थोपी गई, एक तरह से जबरदस्ती थोपी गई एक संधि है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसाधारण को नजरअंदाज।
देखिए, वर्साई की संधि में उल्लेखित प्रावधान जो थे वो जनसाधारण के हित और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते थे और जनसाधारण को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था। यानी कि जनसाधारण को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं था, उनसे कोई ठेका नहीं था उनका कि इनके इनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि जनता के हितों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया, जनता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। तो बात वही थी कि जनसाधारण को इन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट पॉइंट, कठोर और अपमानजनक शर्तें। तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को छिन्न भिन्न कर दिया गया था और आर्थिक रूप से उसे पंगु बनाकर रख दिया था इन लोगों ने, ठीक है। और क्षतिपूर्ति की शर्तें अत्यंत कठोर और अपमानजनक थीं। साथ ही साथ में संधि की शर्तें इतनी कठोर थीं कि कोई भी राष्ट्र जो भी है, कोई भी राष्ट्र स्वाभिमानी या फिर सुसंस्कृत राष्ट्र जो है ना, उसे सहन नहीं कर सकता था। यानी कोई भी राष्ट्र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस टाइप की संधि जो थी है ना, इन्होंने ज़बरदस्ती थोप दी थी, इस टाइप के काम इन्होंने इन पर थोप दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्रतिशोधात्मक संधि। इसका मतलब क्या था, प्रतिशोध। देखिए, प्रतिशोध का मतलब होता है बदले की भावना, ठीक है। तो कुछ बदले की भावना से भी काम किया गया था, जैसे कि विजेता राष्ट्रों ने प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाया, ठीक है। और जर्मनी पर कठोर शर्तें लाद दी गई थी और फ्रांस भी अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहता था। देखो, फ्रांस हार गया था पहले जर्मनी से, तो वो भी एक तरह से बदले की भावना को लेकर बैठा हुआ था, तो उसको मौका मिल गया था और उसने उस मौके का पूरा फायदा, भरपूर फायदा उठाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संघर्ष के लिए नए दौर की शुरुआत थी ये क्या था। देखो, संघर्ष के लिए नए दौर की शुरुआत ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि युद्ध में जो विजेता राष्ट्र थे, यानी कि उनके द्वारा जो पराजित राष्ट्र यानी कि जर्मनी है ना, युद्ध में, ठीक है, तो जो भी खर्च जो हुआ था, यानी कि युद्ध में जो विजेता राज्य जो थे, जो कि जैसे हमने डिस्कस किया है ना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इस टाइप से, तो जर्मनी तो हार गया था, ठीक है। इन लोगों ने क्या बोल दिया कि जितना भी हमारा युद्ध में खर्च हुआ है वो हम आपसे उसकी यानी कि भरपाई जो है वो आपसे कर पाएंगे। यानी कि आपको हमारे युद्ध में जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई। तो गाइस, हमने इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है। तो हमने ये बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया। अब बात हम कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। देखिए, जर्मनी में कैथोलिक सेंटर पार्टी थी, हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। जर्मनी में कैथोलिक सेंटर पार्टी थी। उन्होंने कहा था जर्मनी जाति यानी कि जर्मन जाति कष्ट सहेगी परंतु मरेगी नहीं, ठीक है। तो काफ़ी एक तरह से साहसपूर्ण बात थी इन लोगों की। देखो, इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं था कि वर्साई की अन्यायपूर्ण और कठोर है ना और अपमानजनक संधि एक सीमा तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है। किंतु यह भी सत्य है कि मित्र राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीति है ना, जैसे उपेक्षा, उदासीनता, तुष्टीकरण और संधि की जो शर्तें थी है ना, कठोरतापूर्वक जो रवैया था इनका, कठोरतापूर्वक लागू ना करवाने की नीति भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं थी। यानी कि ये भी पूरी तरह से उत्तरदायी मानी जाती है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हमने 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने दोनों डिस्कस कर लिए और उन दोनों में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, साथ ही साथ में हमें बॉडी पार्ट में क्या इम्प्लीमेंट करना है और कंक्लूजन हमारा कैसे बैलेंस होना चाहिए। हमने तीनों ही चीज़ों को एक तरह से ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया है। इसी टाइप से हमारी इसकी सीरीज चलेगी और 15 मार्क्स के क्वेश्चन हम जल्दी ही कवर कर लेंगे सारे के सारे। जैसे ही हमारा 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं उसके बाद हम सेक्शन बी पर आएंगे और सेक्शन बी पर भी फिर वही प्रोसीजर चलेगा जो अभी ये था। तो एक एक क्वेश्चन को हम उठाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। कल हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे और आगे ही इस टाइप से ये सिलसिला जारी रहेगा। ओके गाइस, तो सीरीज को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।